नमस्कार साथियों, आज हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी की संवाद योजना, देश काल और वातावरण पर चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं संवाद योजना और देश काल और वातावरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संवाद कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चरित्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं और कहानी में नाटकीयता का गुण उत्पन्न करते हैं। कहानी को रोचक बनाने में भी संवादों की बड़ी भूमिका होती है। यूँ तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद ने सीधे साधे और तत्कालिक वातावरण का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए सीधे से संवाद का प्रयोग किया है। प्रेमचंद ने संवादों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया है। जब वे पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताना चाहते हैं तो बीच बीच में संवादों का भी सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए एक स्थान पर जब बेगम साहिबा कहती है कि क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं, खाने की फुर्सत ही नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। इस संवाद से बेगम साहिबा की मनःस्थिति का बोध होता है, जिसमें क्रोध और जल्लाहट प्रकट होती है। एक अन्य स्थान पर मिर्जा साहब कहते हैं, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी मैयत ही देखें तो उधर जाए। यह संवाद मिर्जा साहब को के अपमानित होने के डर को व्यक्त करते हैं। आपने कहानी पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि मीर साहब बेगम साहिबा के प्रति कैसी सोच रखते हैं। मीर साहब कहते हैं कि बड़े गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें तो यूं सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। से पता चलता है कि वे बेगम और अन्य औरतों के प्रति क्या राय रखते हैं। उनकी नज़र में घर की औरतों का काम सिर्फ घर तक ही सीमित है, उन्हें वे सम्मान नहीं देते। इसी प्रकार जब मिर्ज़ा मीर को बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया है, तो मीर की बेफिक्री और मिर्ज़ा की झूठी सहानुभूति निम्नलिखित संवादों से प्रकट होती है। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। यहाँ मिर्जा का कहना हाय गरीब वाजिद अली शाह एक गहरे व्यंग को प्रकट करता है। उनकी चापलूसी, झूठी सहानुभूति इसी एक वाक्य में प्रकट हो जाती है। इस कहानी में जहाँ भी संवादों का प्रयोग हुआ है वहाँ अधिक शब्द उर्दू व फारसी शैली के हैं। इनसे कहानी में जीवंतता आ गई है तथा तत्कालीन लखनऊ के सामंतिक जीवन शैली और उनकी भाषा का बोध होता है। इन संवादों से हमें पात्रों की मनःस्थिति, उनके उद्देश्य का सरलता से पता चलता है। कहानी में प्रयुक्त ऐसे संवादों से कहानी का स्वाभाविक विकास होता चला गया। अतः इस कहानी का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संवाद योजना, जो कहीं से कृत्रिम नहीं लगती है, स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करती है। संवाद पात्रानुकूल, उनमें चुटिलापन है, भावानुकूलता है, सहजता है और स्वाभाविकता है। अब पढ़ते हैं देशकाल और वातावरण। शतरंज के खिलाड़ी कहानी एक वातावरण प्रधान कहानी है। इस तरह की कहानियों के केंद्र में वातावरण होता है। कहानी के अन्य तत्व भी वातावरण की ही अभिव्यक्ति करते हैं। इस कहानी में जितनी भी घटनाएं हैं वे अवध की है। अवध राज्य का वातावरण इसमें अभिव्यक्त हुआ है। कहानी में जिस समय का वर्णन है वह 1857 के आसपास का है। आप जानते ही हैं कि भारतीय इतिहास में 1857 का क्या महत्व है। सन 1857 में हमारा पहला स्वाधीनता आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन सफल न हो पाया और भारत अंग्रेजों का पूरी तरह से गुलाम हो गया था। इस कहानी में भारत के राज्यों में से एक अवध के पतन की प्रक्रिया का चित्रण है। कहानी के आरंभ में ही कहानी के मूल उद्देश्य के अनुसार वातावरण निर्मित किया गया है। लेखक ने स्पष्ट रूप से कहानी के देशकाल का उल्लेख किया है। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। यहाँ पर लखनऊ से तात्पर्य लखनऊ की समस्त जनता और शासकों से है। लेखक ने लिखा है कि अमीर और गरीब सभी किसी न किसी लत और विलासिता में डूबे हुए थे। जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे छूटा न था। सभी एक दूसरे से निरपेक्ष थे। संसार में क्या हो रहा है इसे जानने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। फकीरों को पैसे मिलते थे
तो भी वे रोटियां न लेकर अफीम खाते और शराब पीते। क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति कब होती है? जी हाँ, जब शासक वर्ग के लोग पूरी तरह से निकम्मे हो जाएं और विलास में डूब जाए। हमारे देश में जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे यहाँ के शासक संघर्ष का रास्ता छोड़कर समर्पण का रास्ता अपनाकर व्यक्तिगत राग रंग में डूब रहे थे। कभी कभी शासक वर्ग अपनी इस विलासिता को नैतिक ठहराने का भी प्रयास करते थे। जब समाज के जिम्मेदार वर्ग की यह मानसिकता हो जाती है तो निचले वर्ग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शतरंज के खिलाड़ी में ऐसी ही स्थिति को अभिव्यक्त किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी में एक स्थान पर लखनऊ में बड़ी आती गोरों की फौज का वर्णन है। इस फौज पर कहीं कोई विरोध नहीं होता। यहाँ तक कि नवाब वाजिद अली शाह के बारे में मीर रोशन अली कहते हैं कि शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा कर आराम से सो रहे होंगे, हजूर साहब भी ऐशगाह में होंगे। यह वह वातावरण है जिसमें न नवाबों को जनता की चिंता है, न पराजय की, न जनता को किसी की चिंता। सब एक दूसरे से अलग और टूटे हुए हैं। इसी के लिए तुलसीदास ने लिखा, प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। इस वातावरण की तुलना हम अंधेर नगरी के वातावरण से कर सकते हैं। संघर्ष के लिए, गुलामी से बचने के लिए सामूहिक एकता की जरूरत होती है, जो उस समय के वातावरण में नहीं थी। जिस समय के वातावरण में यह कहानी लिखी गई थी। प्रेमचंद लिखते हैं कि शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी हो चला था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अतः पतन की चरम सीमा थी। इस अवसर पर प्रेमचंद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अहिंसा और कायरता में बहुत अंतर है। बिना संघर्ष किए गुलाम हो जाना या बने रहना कायरता है, अहिंसा नहीं। अहिंसा संघर्ष की विरोधी नहीं, समर्थक है। इस तरह एक समय के वातावरण चित्रण के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने समय के लोगों का स्वाधीनता के लिए आह्वान कर रहे हैं और प्रत्येक समय में रहने वाली जनता को यह समझा रहे हैं कि स्वाधीनता को बचाने के लिए सामूहिकता, संघर्ष और एकता आवश्यक है। मिर्जा और मीर मौत के डर के कारण संघर्ष से बच रहे हैं। क्या वे बच पाए? नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ का रास्ता मौत से बचा नहीं सकता। इससे अच्छा तो तब होता जब उनके जैसे लोग एकजुट होकर अंग्रेजों की फौज का सामना करते। तब यदि देश गुलाम भी हो जाता तो वे मारे भी जाते तो उनकी मौत पर जनता रोती। शतरंज के मोहरे नहीं। कहानी के अंत में एक चित्र है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें, धूल दूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी। यह चित्र उस अवध का है जो गुलाम बन चुका है। सन्नाटा, खंडहर, टूटी मेहराबें, गिरी दीवारें, धूल दूसरित मीनारें दास्ता से ग्रस्त खंडित देश की तस्वीर है। इसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, मीर और मिर्जा जैसे लोग, जिनकी आदतों के कारण ऐसी स्थिति आई है। प्रेमचंद ने कहानी के इस अंतिम अंश में बड़ा ही मार्मिक व्यंग किया है। इस प्रकार इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम भाषा शैली व उद्देश्य पर चर्चा करें। धन्यवाद।